नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में नीति निर्देशक तत्व फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने जा रहे हैं, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग बिना देर किए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में मौलिक अधिकार देखे थे, तो आज हम लोग मौलिक अधिकार में एक जो आर्टिकल था 31 आर्टिकल, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि उसे हटा दिया गया है मौलिक अधिकार के सूची से। तो इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जो संपत्ति का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार के सूची में अनुच्छेद 31 में जो दिया गया था, उसे हटा दिया गया और उसे अब संविधान में के भाग 12 के अंतर्गत 300A में रखा गया है, जो कि अब एक कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार है। इसे क्या है दोस्तों, एक बार देखते हैं। मूल अधिकार में, मूल संविधान में इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त था। हम लोग जानते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे मूल संविधान में क्या था, मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त था। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संपत्ति के अर्जन, बयान व धारण की स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद 11 में भी थी और अनुच्छेद 31 में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। 11 में तो था ही और इसके साथ साथ अनुच्छेद 31 में है, तो इन दोनों जगह से हटा दिया गया है। और हमें इस संविधान को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कब, 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन दोस्तों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन आपको होगा, 42वां है या 44वां, यही दोनों में कन्फ्यूजन होगा अगर आप पढ़े हुए हैं तो याद रखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया और संविधान के भाग 12 में इसे स्थापित कर दिया गया है, जो अनुच्छेद 300A के तहत रखा गया है। वर्तमान समय में इसे संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया और अब वर्तमान में यह संविधान के भाग 12 में और किस अनुच्छेद में, 300A के अंतर्गत कौन सा अधिकार के तहत इसे रखा गया, तो यह कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार है। दोनों में से कुछ भी रहे तो आप उसे लगा सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग नीति निर्देशक तत्व देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व का अर्थ होता है राज्य को दिया गया निर्देश। राज्य को दिया गया निर्देश किसके द्वारा, संविधान के द्वारा राज्य को कुछ निर्देश दिया गया है। अब वह निर्देश क्या है, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। निर्देश दिया गया है कि अगर आपके पास संसाधन हो तो आप किस तरह से अपने राज्य के जनता की भलाई करेंगे। तो यही है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है। तो दोस्तों, राज्य का नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिया गया एक निर्देश है। आप याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं तो आप भूल जाइएगा। बोल देगा नागरिक के लिए है, बोल देगा सरकार के लिए है, बोल देगा कुछ भी, तो आप याद रखिए यह राज्य के लिए है और राज्य में सरकार काम करती है, इसलिए यह सरकार के लिए है और सरकार जनता की भलाई के लिए इसी के अनुरूप काम करेगी। तो नीति निर्देशक तत्व किस संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है और किस देश से यह लिया गया है हमारे संविधान में, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है वह संविधान के भाग 4 में है और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और
इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक का जो वर्णन है वह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों संविधान के भाग 4 में वर्णित है और आयरलैंड से लिया गया है तथा अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में और भी देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश है। सकारात्मक दोस्तों इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी कूट मिलान जो आता है उसमें इस तरह के शब्दों को डाल दिया जाता है, तो आप इस शब्द को भी ध्यान से देखिए। राज्य को दिया गया सकारात्मक निर्देश है, इनका उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। और जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य है भारत को एक क्या कल्याणकारी राज्य बनाना है और यह परिवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। कहने का अर्थ है दोस्तों, हम लोग मौलिक अधिकार में देखे थे कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो व्यक्ति उसे वाद योग्य बना सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वह वाद योग्य नहीं होगा, इसके वजह से केस वगैरह नहीं किया जा सकता। और हम लोग देखे थे कि मौलिक अधिकार परिवर्तन होता है। अभी हम लोग देखे कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया गया, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वह परिवर्तनीय नहीं है, जो है सो है। अब एक एक करके हम लोग 36 से 51 तक जो अनुच्छेद दिया हुआ है उसे एक एक करके समझते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य की परिभाषा दोस्तों हम लोग देखे थे मौलिक अधिकार में भी कि अनुच्छेद 12 जो था वह राज्य की परिभाषा से संबंधित था। तो यहाँ पर भी अनुच्छेद जो 36 है वह राज्य की परिभाषा, और हम लोग दोस्तों देखे थे कि पॉलिटी में जो राज्य होता है वह अलग होता है। राज्य कहने का अर्थ है जो भी एक अलग बॉडी हो वह राज्य कहलाता है, या कोई स्वतंत्र संस्था हो वह भी एक अपने आप में राज्य है। राज्य के अंतर्गत जैसे नगर निगम, नगर पंचायत या कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, तो ये सब राज्य कहलाएगा। तो आप लोग इसे याद रखें। अनुच्छेद 37 जो है, जो यह राज्य की परिभाषा दी गई है वह परिवर्तनीय नहीं है। हम लोग 13 में भी देखे थे दोस्तों, अनुच्छेद 13 जो मौलिक अधिकार का था उसमें भी जो परिभाषा दी गई थी राज्य की वह परिभाषा परिवर्तनीय नहीं था। और यहाँ पर भी अनुच्छेद 37 जो है वह राज्य की परिभाषा जो है वह परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कहता है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना। किसको कहता है? राज्य को कहता है कि तुम अपने यहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से भरा पूरा व्यवस्था की स्थापना करो। तो याद रखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार में संविधान हम लोग के लिए वह अधिकार देता था और हम लोग के लिए वह कहता था, किसको कहता था? सरकार को कहता था, कोर्ट को कहता था। लेकिन यहाँ पे राज्य को कहा जा रहा है तुम ऐसा राज्य बनाओ जहाँ सामाजिक न्याय हो, वहाँ आर्थिक न्याय हो और राजनीतिक न्याय हो। इन सब की व्यवस्था करना तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा कह रहा है अनुच्छेद 38। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 39। 39 क्या कहता है इसके बारे में देखिए। अनुच्छेद 39 के तहत व्यक्तियों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहला है रोजी रोटी का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। कहने का अर्थ है दोस्तों, राज्य हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को रोजी रोटी का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। यह राज्य का कर्तव्य है, किसी को भी भूख से मरने नहीं देगा, ऐसा राज्य के लिए कहा गया है संविधान में। नेक्स्ट है राज्य के संसाधनों का सामान्य हित में प्रयोग। जो राज्य का संसाधन है उसका सामान्य हित में प्रयोग, ऐसा नहीं कि किसी वर्ग विशेष के हित के लिए उसका प्रयोग करना, इसे रोका गया है।
नेक्स्ट देखते हैं उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकना। थर्ड जो है उत्पादन के जो भी साधन है वह केंद्रीकरण को रोकना अर्थात विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है राज्य को। चौथा है समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ पे दोस्तों समान कार्य के लिए अगर कोई स्त्री हो और कोई पुरुष हो, अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों का वेतन समान होगा, ऐसा कह रहा है अनुच्छेद 39 का 4। नेक्स्ट है मजदूरों की स्वास्थ्य की रक्षा करना। दोस्तों यह भी कहा गया है राज्य को कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई कर्मचारी है तो उसकी स्वास्थ्य की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें ये करना ही होगा, ऐसा निर्देश दिया गया है राज्य को। लेकिन अगर ना भी करे तो बहुत ज़्यादा यह वाद्य योग्य नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, इसके लिए व्यक्ति केस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है बचपन और यौवन को शोषण से बचाना। जो बचपन है और युवा अवस्था है उसे शोषण से बचाने का भी निर्देश दिया गया है राज्य को। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 40 क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का सशक्तिकरण किया गया है। जो 40 है उसमें पंचायती राज जो है हमारे यहाँ जो पंचायत जो तीसरे स्तर का व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था, उसे सशक्तिकरण करने की बात की गई है। वह किस अनुच्छेद में की गई है तो अनुच्छेद 40 में की गई है, इसे आप याद रखें। अनुच्छेद 41 में है रोजगार का अधिकार। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं इसी के तहत हमारे यहाँ मनरेगा कार्यक्रम चलता है और मनरेगा के तहत हमें रोजगार दिया जाता है। तो यह जो रोजगार देने वाला जो मामला है वह अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, विकलांगता की स्थिति में राज्य का संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा है तो वृद्धा पेंशन देगा, अगर विकलांग है तो उसे विकलांग के लिए उसका भरण पोषण के लिए राज्य उसे संरक्षण देगा और उसके जीवन जीने के लिए साधन उपलब्ध कराएगा। यह राज्य को कहा गया है संविधान के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 42 कहता है मजदूरों के लिए कार्य की मानवीय दशाएं एवं सभी के लिए मातृत्व सुरक्षा। कहने का अर्थ है दोस्तों जो भी मजदूर है उन सबको गरिमामय और जो दशा में वह अच्छे दशा में रह सके इसकी सुरक्षा देना है और साथ ही साथ उन सबको मातृत्व सुरक्षा भी प्रदान करना है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 42 के द्वारा और यह निर्देश राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 43 के अंतर्गत मजदूरों को निर्वाह मजदूरी प्रदान करना। दोस्तों हम लोग जानते हैं आज़ादी से पहले जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों को बेगारी में काम करवाते थे, तो जब हमारे यहाँ हम लोग आज़ाद हुए और संविधान बना तो संविधान में हम लोग को इसकी सुरक्षा दी गई है कि अगर तुम्हें काम करवाया जाएगा तो तुम्हारा जितना में भरण पोषण होगा उतना तुम्हें दिया जाएगा निर्वाह मजदूरी। तो यह निर्वाह मजदूरी देने का जो मामला है वह अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इसमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कहा गया है। दोस्तों कुटीर उद्योग क्या होता है दोस्तों, जिसमें घर के अपने सदस्य ही लोग मिलके जो काम उद्योग चलाते हैं उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। इसमें कम लोगों की आवश्यकता एवं कम पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसका भी बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है राज्य को। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता तो किसमें समान, तो आपराधिक मामले में और दीवानी मामले में। दोस्तों यह आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्तमान में कुछ छेड़छाड़ हुआ है। छेड़छाड़ कहने का अर्थ है दोस्तों आपराधिक मामले में तो चाहे वह किसी भी धर्म का हो सबको बराबर सज़ा मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ दीवानी मामले में
तो धर्म का बंधन सामने आ जाता है, जिससे दीवानी मामले में समान नागरिक संहिता नहीं मिल पाता है। जैसे मुस्लिम में है कि आप डबल मैरिज कर सकते हैं, लेकिन हिंदू में है कि आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारे अलग दिखता है, तो इसे ही बराबर करना है। इसलिए वर्तमान में एनडीए की सरकार ने तलाक निषेध कानून लाया, जिसके अंतर्गत दीवानी जो संहिता है, नागरिक संहिता दीवानी अधिकार वाला, उसको भी समान रूप से लाने का कार्य किया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों को, कितने वर्ष तक के, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। अब निःशुल्क शिक्षा जो है दोस्तों, कितने वर्ष के बच्चों को, तो याद रखिएगा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की जो व्यवस्था की गई है वह अनुच्छेद 45 के तहत है। और यह जो व्यवस्था की गई है, यह 86वें संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा यह प्रदान किया गया है। इससे पहले तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, 2002 से पहले तक। लेकिन 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन होता है, तो इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा तुम दोगे, ऐसा राज्य को कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में कहा गया है कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करेगा। यह भी एक निर्देश दिया गया है राज्य को, जो भी राज्य में कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग के अंतर्गत दोस्तों एसटी है, एससी है, ओबीसी है और महिला है, इन सब के हितों की रक्षा करने की बात की गई है। कही गई है किसके लिए, राज्य के लिए कही गई है कि राज्य जो हो तुम ऐसा करोगे, इन लोगों का जो भी हित है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नेक्स्ट आर्टिकल 47 में दोस्तों मद निषेध किया गया है। मीन्स कि दारू पीना या दारू बेचना, पीना का वर्जित किया है, मद निषेध मतलब कि मद ग्रहण नहीं कर सकता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो झारखंड में अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार ही क्या करती है, शराब बेचती है। तो यह अगर देखा जाए तो यहाँ पे मद निषेध जनता के लिए किया गया है, नागरिक के लिए किया गया है, और एक तरफ राज्य मद का कारोबार कर रही है। तो इसलिए बोले इस पे वाद योग्य यह मामला नहीं जाता है। अगर यह वाद योग होता तो इसमें भी क्या होता, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाया जा सकता था और इसमें पाबंदी लगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे इस तरह के मामले हो रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है दोस्तों गोवध निषेध, जो भी गोवध है उसका निषेध किया गया है और अन्य दुधारू पशुओं के वध का भी निषेध किया गया है। इसी वजह से जो आर्टिकल 48 है, 48 को बोला जाता है कि यह धार्मिक मामलों पे क्या करता है, कुठाराघात करता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यह शुरू में ही कहा गया है कि जो भी दुधारू पशु है उसका वध आप नहीं कर सकते हैं, यह सभी धर्मों के लिए बराबर है। तो यहाँ पे गोवध निषेध इसलिए कहा गया है क्योंकि गौ माता जो है उसे हिंदू भाई बहन पूजते हैं, इसलिए आर्टिकल 48 जो है वह गोवध को निषेध करता है और दुधारू पशुओं के वध का पर भी बैन लगाता है। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में कहा गया है ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व की इमारतों की रक्षा करना यह राज्य की जिम्मेदारी है। दोस्तों हम लोग देखे हैं कि अभी वर्तमान में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूपी गवर्नमेंट को लताड़ा गया था, यूपी गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया गया था कि आप जो है ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व की जो इमारतें हैं उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अम्ल से उसके पत्थर जो है वह झड़ने लगे थे। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यह अधिकार जो है
यह निर्देश जो है आर्टिकल 49 में राज्यों को दिया गया है कि तुम्हारे यहाँ जो भी ऐतिहासिक इमारत है उसे तुम सुरक्षा दोगे, उसका देख रेख, उसका रख रखाव तुमको अच्छे से करना है, ऐसा राज्य को निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो होता है वह दोनों एक दूसरे में ओवरलैप करता है, तो इसे ही पाबंदी लगाता है कि दोनों अलग अलग हो और दोनों का जो कार्य क्षेत्र है वह अलग अलग है। आप लोग दोनों में से दोनों कोई भी एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए इसे अलग किया गया है। लेकिन जब कोई अपना कार्य क्षेत्र को सही अंजाम तक नहीं करेगा, सही तरीके से नहीं करेगा, तब जाके इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति का संरक्षण प्रदान करना। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति जो अंतर्राष्ट्रीय संधि जो हमारे यहाँ हुआ है, हमारे देश के साथ हुआ है, यह इसका पालन राज्यों को भी करना होगा, ऐसा निर्देश दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हम नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें बाद में कुछ नए नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए हैं। वो नीति निर्देशक तत्व बार बार पूछा जाता है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया है और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा 3 नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। किसमें जोड़ा गया है? नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। इसे आप एकदम कंठस्थ कर ले दोस्तों, बार बार रिपीट होने वाला यह प्रश्न है। इसमें क्या है तो देखते हैं। पहला क्या जोड़ा गया? 39 में जोड़ा गया दोस्तों निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को ऐसा बोला गया है कि वह निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का हकदार है। ऐसा राज्य को बोला गया है कि अगर वह अपना केस अपने पैसे के बल पे अगर वो नहीं लड़ पाता है तो तुमको उसके लिए क्या करना होगा? वकील मुहैया कराना होगा और उसका खर्च राज्य देगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 39A में। इसी तरह अनुच्छेद 43A जोड़ा गया है। 43A में मजदूरों को उद्योगों के प्रबंधन में हिस्सेदारी की बात की गई है। जो भी मजदूर है किसी उद्योग में, किसी फैक्ट्री में, अब वहाँ पे क्या है कि जो भी मैनेजमेंट है उसमें भी उसे क्या करना है? हिस्सेदार बनाना है, ऐसा कहा गया है 43A के अंतर्गत। तो दोस्तों इसे भी आप याद रखें। सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो जो जोड़ा गया है उसमें से 48A है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है? पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है और वर्तमान में हम लोग देखते हैं तो पर्यावरण संरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि विश्व पटल पे यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है और इसी को लेके सभी देश चिंतित भी हैं। तो जो पर्यावरण से संबंधित जो संरक्षण की बात की गई है वह 48A के तहत है और इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग नीति निर्देशक तत्व देख लिए। नीति निर्देशक तत्व हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो आप नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल याद रखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली कोई बात थी नहीं, इसमें आपको हर हाल में अनुच्छेद याद रखना ही होगा, क्योंकि इसमें जब भी पूछा जाता है तो डायरेक्ट अनुच्छेद पूछा जाता है और वही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग इसे याद कर ले, इसे 2-3 बार आप सुनिएगा तो उम्मीद है कि पूरी तरह से यह याद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।